तो जनाब शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर के बारे में। देखें इंडेक्स नंबर जो होते हैं ना, ये क्या फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं कि किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वांटिटी में ओवर द टाइम क्या चेंज आता है, राइट। फॉर एग्जांपल जब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी जगह में प्राइसेस के बारे में, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा प्राइसेस जो हैं उसमें क्या चेंज आया है, ताकि आप इन्फ्लेशन की बात कर सकें। ठीक है जी। इंडेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के लिए यूज़ नहीं होता, या सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ नहीं होता, ये हर उस वेरिएबल को कवर करता है, हर उस चीज़ को कवर करता है जो ओवर द टाइम चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, पॉपुलैरिटी इंडेक्स। ठीक है जी। किसी पॉलिटिशियन की पॉपुलैरिटी, किसी शोबिस के बंदे की पॉपुलैरिटी, किसी स्पोर्ट्समैन की, क्रिकेटर की पॉपुलैरिटी, और हम लोग बात करते हैं कि ये बंदा मज़ीद पॉपुलर हो गया है या इसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई है। पॉपुलैरिटी का भी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक और इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जिसे हम पॉल्यूशन इंडेक्स कहते हैं। पॉल्यूशन इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी एरिया में पोल्यूशन कितनी है, 2019 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी, 2021 में कितनी थी। इस तरीके से कोई भी चीज़ जो कि ओवर द टाइम चेंज हो रही है, एक साल के बाद जिसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा और उसकी नई वैल्यू जब हम अज्यूम करेंगे, इस तरह की तमाम चीज़ों को हम लोग इंडेक्सेस में आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू में चेंज कितना आया। और फिर हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। पॉपुलेशन इंडेक्स, पॉपुलेशन का एजुकेशन इंडेक्स। ठीक है जी। दिस सेज कि पाकिस्तान के अंदर एक साल कितने % लोग एजुकेटेड थे, और दूसरे साल कितने % लोग एजुकेटेड हैं, तीसरे साल कितने % लोग एजुकेटेड थे, और एजुकेशन में परसेंटेज में क्या इंक्रीज या डिक्रीज आता चला जा रहा है। दिस इज पॉपुलेशन इंडेक्स। ठीक है जी। आप किसी भी मुल्क के बारे में कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू सोचें, उसका एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता होगा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस और क्वांटिटी का जिक्र नहीं होगा, कोई भी चीज़ जो ओवर द टाइम चेंज होती है उसको हम इंडेक्स में कवर करते हैं। हाउएवर आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ हम प्राइसेस और क्वांटिटी के इंडेक्सेस की बात करते हैं, और उसके बाद आपको उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो इंडेक्स नंबर एक बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज जो कि अकर होता है ओवर द टाइम, उसको एवेल्युएट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी आपके पास एक वैल्यू है 2010 की और 2011 की। 2010 में फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन इंडेक्स लाहौर का था 325, और 2011 में लाहौर का पॉल्यूशन इंडेक्स इंक्रीज होकर हो गया 365, राइट। ये दो वैल्यूज हैं जिनको हमने आपस में कंपेयर करना। तो हम लोग जब भी किसी एक साल की पोल्यूशन को किसी पिछले साल की पोल्यूशन के साथ कंपेयर किया करेंगे, हमारा फॉर्मूला यही है कि पोल्यूशन ऑफ करंट ईयर, यानी कि वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ कंपैरिजन ईयर। जिस ईयर के साथ आप कंपैरिजन करें, या उसको हम लोग बेस ईयर भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। जब हम करेंगे 365 डिवाइडेड बाय 325 मल्टीप्लाई बाय 100, वी विल गेट एन आंसर विच इज द पॉल्यूशन इंडेक्स, कि जिसने हमें बताया कि पॉल्यूशन में कितना चेंज आया है, पॉल्यूशन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। तो इसी तरीके से हम लोग प्राइसेस में, क्वांटिटीज में, पॉपुलैरिटी इंडेक्स में, हर तरह की चीज़ों में इसी तरीके से इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब पाकिस्तान के अंदर हम लोग प्राइस इंडेक्स की बात करने लगे हैं, और प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो बहुत ही सिंपल होता है। फर्ज करें कि आप ईयर 2020 में है और 2021, पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में हम बात करने लगे हैं, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, राइट। अभी रिसेंटली जो प्राइसेस में इंक्रीज या इस तरह की जो चीज़ें आती रही, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आती थी, वो जी किराए महंगे हो गए, किराए महंगे हो गए तो सब्जियों को लाने वाली जो बसें हैं उनका पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, तो उन्होंने सब्जी महंगी कर दी। इस तरीके से हर चीज़ में हम कहते हैं कि पेट्रोल प्राइस का बहुत अमल दखल होता है। इसलिए किसी भी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन या महंगाई का अंदाज़ा उस मुल्क की पेट्रोल प्राइस से लगाया जा सकता है कि उस मुल्क में पेट्रोल प्राइस में क्या इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है,
राइट। फॉर एग्जाम्पल 2020 में पेट्रोल प्राइस है 105 रुपये और 2021 में पेट्रोल प्राइस हो जाती है 100 रुपये। तो हम लोग एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होगा प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। इससे आपके पास एक आंसर आएगा जो कि परसेंटेज में होगा। जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट एन आंसर विच इज इन परसेंटेज, और ये परसेंटेज आपको बता रही होगी इफ दिस परसेंटेज इज मोर देन 100, ठीक है जी, दिस मीन्स कि इसमें इंक्रीज आया है। इफ दिस परसेंटेज इज लेस देन 100, ठीक है जी, तो इसमें डिक्रीज आया है। और अगर ये परसेंटेज 100 के आसपास 100 ही होगी तो इसका मतलब है कि देयर हैज बीन नो चेंज। तो इंडेक्स नंबर स्टेट्स के प्राइसेस के अंदर कितना चेंज आया है, राइट। अच्छा, इंडेक्स नंबर की एक और इंटरप्रिटेशन देखते हैं। आप लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप ऊपर रखेंगे प्राइस, जिस साल का आप इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2020 का इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे थे, आपने उसको डिवाइड किया 2021 का इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे 2020 से, आपने उसे डिवाइड किया, यू गेट द आंसर 95%। 95% का एक बड़ा खूबसूरत मतलब है। इसका मतलब ये है कि 2020 में जो चीज़ें आपको 100 रुपये की मिलती थी, अब वो 2021 में वही तमाम चीज़ें आपको 95 रुपये की मिलेंगी, राइट। जो आपका इंडेक्स नंबर होता है वो आपको बताता है कि जो चीज़ें बेस ईयर में 100 रुपये की मिल रही थी आज वो कितने की मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट द इंडेक्स नंबर 125%, इट्स मीन, परसेंटेज को अगर हम इग्नोर करें, कि जो चीज़ आप बेस ईयर में 125 रुपये की लेते थे आज वो 100 रुपये की लेते थे, आज वो 125 रुपये की बिक रही, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आपको बताते हैं कि ओवरऑल कितना वैल्यू में, कितना इन्फ्लेशन में इंक्रीज आया। देखें, इन्फ्लेशन का वर्ड आ गया। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन इज कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में महंगाई कितनी हुई है, उस महंगाई को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है जी। अब जो इन्फ्लेशन होती है ये परमानेंट इंक्रीज होता है, परमानेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स, राइट। जो प्राइस लेवल में परमानेंट इंक्रीज होता है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और वो हम लोग पेट्रोल प्राइसेस से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे पास 2020 की प्राइस है, 21 की, 22 की, 23 की और 24 की, ठीक है जी। और इन प्राइसेस को ज़हन में रखते हुए हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 2021 की प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब जब आपके पास मल्टीपल ईयर्स होते हैं ना, तो आपने ये देखना होता है कि कौन से साल की बेस पे आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, राइट। फॉर एग्जांपल जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2021, 2022, 2023 या 2024, और अगर आपको बता दिया जाए कि देयर शुड बी वन सिंगल ईयर जिस साल के साथ हर साल को आपने कंपेयर करना है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड बेस्ड मेथड, राइट। फिक्स बेस्ड मेथड में क्या होता है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर में जिस साल का इंडेक्स आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो ऊपर लिख देते हैं उसकी वैल्यू, और जिस साल जो आपकी बेस ईयर होती है वो आप नीचे लिख देते हैं, तो आपके पास फिक्स बेस्ड जो है ना वो आ जाता है। अच्छा, इस हिसाब से हम लोगों के पास जो आंसर आता है उसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी मजे की होती है। हम लोगों को ये पता चला कि जनाब जब हमने 2021 का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ 2020, तो हमारे पास आया आंसर 95%। दिस मीन्स कि जो चीज़ें 2020 में 100 रुपये की मिल जाती थी अब वो 2021 में 95 रुपये की मिल जाती। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें और हम लोग ये बात करें कि यस इसकी में जो है ना ये प्राइस में डिक्रीज आया है, महंगाई में कमी हुई है। अच्छा, हम लोग 2022 को 20 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर रखा 22 नीचे रखा 20, 22 की वैल्यू है 90 और 20 की वैल्यू है 105, तो वी विल गेट 86%। तो हम कहेंगे कि जनाब 86% हो गया। जो चीज़ें आप 2020 में 100 रुपये की परचेज करते थे अब वो 2022 में आप 86 रुपीज़ की परचेज कर लेते हैं। तो देखें ना, ये जो हुकूमत थी, अगर इस साल कोई और हुकूमत थी और इस साल कोई और हुकूमत है, तो हम लोग कहेंगे कि इस हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि इस हुकूमत ने तो जो बचत की थी वो की थी 95 रुपीज़ और इसने 100 से 86 पे ले गई, यानी कि इसने 5 रुपये बचाए, इसने 14 रुपये बचाए, राइट। तो इस तरह से हर जो हुकूमत है उसकी हम लोग एवेल्युएशन करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ?
हम लोगों ने बात की 2023 की। जब 2023 का इंडेक्स निकला तो 90, तो हमने कहा कि जो चीज़ें 2020 में थी 100 रुपये की, वो अब 2023 में 90 रुपये की आती हैं। हमने कहा शाबाश, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने भी 10 की इन्फ्लेशन निकाल दी, यानी कि अब तुम 10 की बचत लोगों को करके दे रहे हो। तो ये हुकूमत भी बड़ी खुश होगी है, लोगों को कहेगी ओए होए देखो हम लोगों ने कितना बचत कर दी। चलें 86 नहीं कर सके, लेकिन हम 90 तक तो ले ही गए ना चीज़ों को। जो चीज़ें 2020 में आप 100 रुपये की परचेज करते थे, आज वो आप 90 रुपये की परचेज करते हैं, राइट? ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। अगर हम प्राइसेस की बात करें वन बाय वन, तो 5 रुपए का डिक्रीज आया। जो हुकूमत यहाँ पे थी उसने 5 रुपए का डिक्रीज किया प्राइसेस में, उसको हमने कहा गुड, राइट? हमने कहा जी ये जो है इसने 5 रुपए की बचत की, इसने 14 की बचत की और इसने 10 की बचत की। तो हम किसको, इसको फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं, इसको हम सेकंड पोजीशन दे रहे हैं, इसको हम थर्ड पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है? वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसको सोच कैसे रहे हैं। इस तरह की कैलकुलेशन में ये गलती होती है जो हमें यहां पे नजर आएगी, और वो गलती ये है कि जनाब 2022 में जो प्राइसेस थी वो 90 रुपये, यानी कि 10 रुपये मजीद कम हुई, लेकिन 2023 में प्राइसेस 5 रुपये बढ़ गई। इस हुकूमत की अगर हम बात करें तो इसने तो बहुत बुरा किया, इसने पेट्रोल पे 5 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन 2023 वाले को अभी भी हम सेकंड पोजीशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसी बेस के साथ जो बहुत पुरानी बेस है। तो यहां से इन सियानों ने जो इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई साहब नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम हर साल को एक फिक्स बेस के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि उससे मसला ये होगा कि जो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है वो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने की, हमने देखा कि 2022 से 2023 में प्राइसेस तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जब हम 2023 का इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे तो वो तो हमें कह रहा था कि डिफ्लेशन हुई है, जो 100 रुपए की चीजें थी वो आप 90 रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो यहां पे गलती होगी। इसलिए जो ज्यादा मुस्तहसन और अच्छा अमल है वो ये है, उसके दो तरीके उन्होंने बताए। या तो आप बेस वो रखें जो कि बिल्कुल सेंटर में फॉल कर रही हो, आप बेस ही रखें 2022 को, और हर साल का इंडेक्स 2022 के हिसाब से कैलकुलेट करें, राइट? दिस इज मेथड नंबर 1। वे नंबर 1 के जनाब आप क्या करें कि आप एक ऐसी बेस लें जो कि ना ज़्यादा पुरानी हो और ना बिल्कुल लेटेस्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि हम 2020 की बेस ले रहे थे तो हमें यह मसला आ रहा था कि एक्चुअली प्राइसेस बढ़ी थी लेकिन हमें लग रहा था कि प्राइसेस तो कम हुई हैं, तो इंडेक्स नंबर की इंटरप्रिटेशन यहाँ पे गलत हो जाती थी। तो फिर हमने कहा कि एक तरीका तो ये है कि ऐसी बेस लें जो ना ज़्यादा नई हो और ना ज़्यादा पुरानी हो। दूसरा तरीका ये है कि हम हर साल के लिए उससे पिछले साल वाली बेस ले लें, जिसे हम कहते हैं चेन बेस इंडेक्स, यानी कि हर साल की जो बेस हो उससे पिछले साल की बेस हो, तो इसे हम कहते हैं चेन बेस इंडेक्स, राइट? हम लोगों ने कहा कि जनाब देखें, एक इशू है जो हम लोग फिक्स बेस में करते हैं, उसमें यह मसला होता है कि बेसिस कभी कभार आपको ठीक प्रेजेंट नहीं कर रही होती डाटा, जिसकी हमने एग्जांपल भी देखी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि चेन बेस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाए। तो चेन बेस इंडेक्स जो है वो ये है कि हर साल उससे पीछे वाला साल जो है उसको बेस के तौर पे कंसीडर किया जाए। तो हम लोग 2021 में जब इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम 2020 को बेस रखेंगे। जब हम 2022 की बेस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 21 को बेस रखेंगे। जब हम 23 को कर रहे होंगे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट तो उससे बिल्कुल पिछला साल यानी कि 2022 को बेस रखेंगे। और जब हम 24 की इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम उससे बिल्कुल पिछला साल यानी कि 23 को बेस रखेंगे। तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला रखते हैं प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ करंट -1 यानी कि प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। हम लोगों ने सिंपल प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर P0 मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन अब जो बेस ईयर में P0 है तो उसकी जगह पे C-1 आ गया, यानी कि बिल्कुल उससे पिछले साल वाले को उसका इंडेक्स नंबर जो है ना उसके लिए बेस रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 से 21 में क्या हुआ, प्राइसेस डिक्रीज हुई तो हमें इंडेक्स नंबर 100 से छोटा नजर आ रहा है। जब हमने 21 से 22 पे गए तो प्राइसेस मजीद डिक्रीज हुई, इंडेक्स नंबर 100 से छोटा आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम 2022 से 23 में गए प्राइसेस बढ़ी, हमारा इंडेक्स नंबर भी बड़ा हो गया। वी गेट एन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। उसने कहा जनाब देखें बात यह है कि आप तो इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोल,
और 2020 से 2021 के दरम्यान में पेट्रोल की प्राइसेस तो कम हुई थी, तो जो हुकूमत थी वो उस वक्त जो है ना वो बड़ा खुश हो रही थी कि जनाब मैंने पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी, तो मुल्क में ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हुई है। लेकिन उसी मुल्क में 2020 से 2021 में वीट की प्राइस बढ़ गई थी, आटा महंगा हो गया था। तो जनाब आटे के हिसाब से अगर हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो वो तो इन्फ्लेशन दिखा रहा है। अब दोनों, अब क्या कर रहा होगा गवर्नमेंट जो है, जो उस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट होगी, वो लोगों को हर तरफ जो है ना वो पेट्रोल प्राइसेस के हिसाब से इंडेक्स नंबर बता रही होगी, और जनाब बड़े खूबसूरत से जो है ना वो उनकी तस्वीरें बन रही होंगी और वो शेयर कर रहे होंगे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कि जी हमारी हुकूमत ने महंगाई कम कर दी, महंगाई कम कर दी, देखे इन्फ्लेशन का इंडेक्स जो है वो कम हो गया, 95% इंडेक्स नंबर आया है। इसका मतलब ये है कि जो पहले चीज़ें 100 रुपये की बिकती थी अब वो 95 रुपये की बिक रही। जबकि जो ऑपोजिशन है वो क्या कर रही होगी, ऑपोजिशन आटे के हिसाब से कैलकुलेशन कर रही होगी। हाँ, ऑपोजिशन कहेगी देखे आम आदमी को जो बेचारा साइकिल पे जाता है, जिसके पास पता नहीं बाइक भी है या नहीं है, उसको पेट्रोल की प्राइसेस से क्या ताल्लुक, उसने तो आटा खाना है, आटा आपने महंगा कर दिया है, बाकी चीज़ें सस्ती कर दी है, उस गरीब आदमी को क्या फ़ायदा होगा। तो इन लोगों ने कहा कि अच्छा हाँ यार, वो जो बंदा खड़ा होकर ये बात कह रहा था, इन्होंने कहा कि हाँ यार तुम्हारी बात तो ठीक है, फिर अब क्या करें। फिर ये सारे दोबारा सर जोड़ के बैठ गए। इन्होंने कहा यार कुछ चीज़ों की प्राइसेस में कमी हो जाती है, कुछ चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीज आ जाता है, तो अब हम इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करें ताकि हम लोग एक अच्छा जो है ना वो इंडेक्स नंबर निकाल सके, ताकि एक पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को फाइंड जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जा सके कि एक्चुअली इंडेक्स में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया, इन्फ्लेशन में डिक्रीज आया या इंक्रीज आया। तो जनाब इन सब ने सोच लेने के बाद एक अजीम आदमी उठा और उसने कहा देखें मेरी बात सुने, आप ऐसे करें कि एक कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल होती है ना, उन तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक एक यूनिट की प्राइस पकड़ें। आप पेट्रोल के 1 लीटर की प्राइस भी ले लें, आटे के 1 किलो की प्राइस भी ले लें, आप चावलों के 1 किलो की प्राइस भी ले लें, आप बिजली के 1 यूनिट की प्राइस भी ले लें। जितनी भी ये जो मतलब 20-25 हज़ार डिफरेंट टाइप की जो आइटम्स सेल परचेज होती हैं, उनकी हर यूनिट की एक एक प्राइस ले लें, एक एक यूनिट की, और फिर उसके बाद उनको ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद आप उसका इंडेक्स नंबर निकाल लें। तो फिर जनाब बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा, क्योंकि आटे वाला भी खुश हो जाएगा, पेट्रोल वाला भी खुश हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे ने बहुत सारी कमोडिटीज़ यूज़ करनी होती हैं। हर बंदे ने आटा भी लेना है, हर बंदे ने पेट्रोल भी लेना है, हर बंदे ने राइस भी परचेज करनी है, हर बंदे ने ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है, हर बंदे ने बिजली भी लेनी है। तो पता तो तब चलेगा ना कि जब हर प्रोडक्ट की प्राइस को ऐड कर लिया जाए और फिर उसके बाद उसका एक इंडेक्स नंबर निकाला जाए, ताकि हमें यह पता चले कि एक्चुअली में क्या इफेक्ट आ रहा है। सब लोगों ने कहा हाँ तुमने तो बहुत ही अच्छी बात की, तुमने कहा यार ये तो तुम तो हमारे सुपरमैन हो, तुम तो हमारे सेवियर हो, चलो ऐसे करते हैं। वो सब लोग बैठे, उन्होंने किसी मुल्क के अंदर वीट्स जो सेल हो रहा था, पेट्रोल सेल हो रहा था, जितना हाउस रेंट था, राइस जितना था, गोल्ड जितना था, कार जितना था, और उतनी उसके अलावा दुनिया जान की जितनी चीज़ें थी, हर चीज़ की 2020 की प्राइस फाइंड आउट की, 2021 की प्राइस फाइंड आउट की, उन सब को ऐड किया, और ऐड करने के बाद उनका इंडेक्स निकाला, तो इंडेक्स निकला 116। अब देखिए, अब बात समझ आ रही है, अब बात समझ आ रही है। वो ये है कि कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं, कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगी वाली चीज़ों को भी ऐड कर लें, सस्ती वाली चीज़ों सबको ऐड करके, तो उसके बाद आप लोग उसकी प्राइस इंडेक्स निकालें ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले। तो जनाब चलें ठीक है, आटा तो महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में 16% का इन्फ्लेशन आया है। क्यों? क्योंकि और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों ने परचेज करनी होती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि बेहतर तरीका यह है कि आप तमाम प्राइसेस को, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, दिस वाज द ओरिजिनल फार्मूला। उन्होंने कहा कि एक कमोडिटी की प्राइस ना लें, तमाम कमोडिटीज़ की प्राइस ले लें। तो हमारे पास जो फार्मूला बना वो बना समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, और इसे हम कहते हैं एग्रीगेटेड। एग्रीगेट का मतलब ये होता है जमा किया हुआ, ऐड किया हुआ, एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। हम लोग सिंपल की बजाय अब एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर पे आ गए। एक कमोडिटी की बजाय एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर आ गए हैं कि प्राइस इंडेक्स अब हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल 1 बाय 1 देखें तो वीट की प्राइस में 5 रुपये इंक्रीज़ आया है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस में 5 रुपये डिक्रीज़ आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ तो कंपनसेट हो रहे हैं। हाउस रेंट जो है उसमें भी कोई इंक्रीज़ नहीं आया, ठीक है, राइस में भी कोई इंक्रीज़ नहीं आया। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा गोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कार से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ना तो मैंने गोल्ड परचेज करना है, ना मैंने कार परचेज करनी है,
अगर मैं इन दोनों चीज़ों का इंडेक्स नंबर निकाल दूं तो जनाब अगर इन दोनों चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती रहें कम होती रहें मेरी बला से जो मर्जी हो इनको, तो मैं तो नहीं इनका इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट करूंगा। मेरे लिए तो इन्फ्लेशन नहीं हुई, मेरे लिए वीट की प्राइस जो है वो 5 रुपये कम हुई है, बढ़ी है, पेट्रोल की प्राइस 5 रुपये कम हुई है, हाउस रेंट मैं अपने घर का किराया देता हूँ वो मेरा अभी भी उतना ही है, चावल जो है वो महंगे ही नहीं हुए, तो मुझे तो जीरो का इफेक्ट पड़ा, मेरे हिसाब से तो 0% इन्फ्लेशन। तो पहले तो इनको बहुत गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा यार ये क्या बंदा है, फिर उनको समझ आई कि यार ये बात तो ठीक कर रहा है। फिर वो दोबारा सर जोड़ के बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक ऐसा फार्मूला लेके आएंगे जिस फार्मूले पे किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। तो वहां पे एक भाई बैठे हुए थे, उनका नाम मैं भी आपको बताता हूँ। उस बंदे ने ये कहा कि देखें ये जो बच्चा बात कर रहा है, ये जो बंदा बात कर रहा है, ये ठीक बात कर रहा है, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कोई चीज़ कितनी कितनी कंज्यूम हुई है और फिर उसकी कंजम्पशन के हिसाब से हमें प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि हम ये बता सकें कि वाकई ही किसी बंदे की लाइफ के अंदर जो है वो कितना चेंज आया। क्योंकि हर बंदे ने गोल्ड यूज़ नहीं करना, हर बंदे के पास कार नहीं है, राइट। और हाँ वीट हर बंदे ने यूज़ करना है, लेकिन हर बंदे ने एक जितना वीट यूज़ नहीं करना। किसी ने वीट बहुत ही कम यूज़ करना है, किसी ने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है, उसकी सेहत के हवाले से। किसी का पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है, किसी का पेट्रोल बिल्कुल नहीं लगता, वो अपने ऑफिस के पास ही कहीं रहता है, पैदल ऑफिस जाता है, उसके लिए तो पेट्रोल की क्वांटिटी इतनी जो है ना वो नहीं होगी इंपॉर्टेंट। तो जनाब हम लोगों ने फिर ये सोचा कि ऐसे करते हैं कि जो जो भी प्राइसेस हैं वो तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहें, लेकिन हम लोग ये भी देखें कि उन चीज़ों की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल की गई है, ताकि हम लोग ये एग्जैक्ट इफेक्ट निकाल सकें कि उन क्वांटिटीज़ का आपकी जो इन्फ्लेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे देखें आप बहुत ज़्यादा आटा यूज़ करते हैं, आटे की प्राइस में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो वो आपको चुभेगा, क्यों, क्योंकि वो आपकी बिल के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होगा। लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो, आप कहेंगे यार सानू की साढ़े को पहले भी पैसे नहीं सी है हुन भी नहीं है, राइट। यू मीन टू से अब गोल्ड की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, आपके लिए कंसर्न नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने गोल्ड यूज़ ही नहीं करना, राइट। अगर गोल्ड यूज़ करना है तो फिर भी मतलब मेल के लिए तो है ना कि उन्होंने गोल्ड यूज़ नहीं करना, तो दे डोंट केयर कि गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। फीमेल्स के लिए है कि उन्होंने लाजमी तौर पे गोल्ड यूज़ करना है और उन्होंने कौन सा अपनी जेब से लेना है, सो दे आल्सो डोंट केयर कि गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, पैसे तो उनके घर वालों ने देना है, ऐसे ही ना। तो जनाब हम बात ये कर रहे हैं कि प्राइसेस और क्वांटिटीज़ इन दोनों के रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाए। तो वहाँ पे एक भाई बैठे हुए थे लेस्पेयर भाई, उन्होंने कहा देखें मेरी बात सुने, आपका जो फार्मूला है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये जो लड़का, ये जो शरारती बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो हमें कह रहा है कि जनाब आप जो है ना वो इसमें बताएं कि क्वांटिटी और ये वो, इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए आप ऐसे करें कि हर प्राइस को उसकी बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लें कि वो क्वांटिटी कितनी दफ़ा यूज़ हुई बेस ईयर में, और फिर उसके बाद उनको सम करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फॉर्मूला वही है, बस सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, राइट। और फिर उसके बाद जो है ना वो आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लें। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इन्होंने प्राइसेस ऑफ करंट ईयर जिसको पी आई या पी नॉट कहते हैं, इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, 1,14,200 रुपये बना, और उसको डिवाइड किया 1,14,060 के साथ, क्योंकि हमने देखा था कि ना तो हम लोग जो है ना वो पेट्रोल यूज़ कर रहे थे, हाउस रेंट ना हम दे रहे थे, ना हम गोल्ड ले रहे थे, ना हम कार ले रहे थे, तो इन दोनों तीनों में से कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से हमारा इंडेक्स नंबर 100 ही रहा, क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे उनकी प्राइसेस में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया। क्या ख्याल है, एक चीज़ 60 रुपये की थी वो 70 की चली गई, एक चीज़ 105 की थी वो 100 की हो गई, और 20,000 वाली चीज़ तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि 2020 की क्वांटिटीज़ जो है ना वो उसने कहा था कि यूज़ कर लें, बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ कर लें आप। तो हम बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे थे, हम बड़े खुश थे, हमने कहा यार बड़ा अच्छा फार्मूला निकाल लिया। फिर वही शरारती बच्चा उठा और उसने कहा सर अभी भी जो है ना वो मुझे एक एतराज़ है। तो इन्होंने कहा कि यार तुम्हारे एतराज़ की ऐसी की तैसी, तुम्हें जो है ना वो चलो अब आखिरी मौका दे रहे हैं, तुम ऐसे करो कि बताओ क्या बात है। उसने कहा सर देखें आप लोग प्राइसेस ऑफ करंट ईयर को क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर के साथ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि जब महंगाई होती है तो लोग परचेज करना कम कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जो है जब वो महंगी होती है
उसकी परचेज जो है ना वो कम करनी पड़ती है लोगों को अपने बजट में रहने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं और वो उसकी प्राइस है जी 70 रुपीज़ पर के जी, तो आप शायद जो है ना वो आपने बाइक में पेट्रोल डलाया होगा, आपने बाइक जो है ना वो सीधी करके बाहर खड़ी की होगी। अगर आपने साथ वाली गली में भी कोई सब्जी लेने जाना है तो आप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, आप स्टॉप तक जा रहे हैं तो आप बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन जब पेट्रोल जो है वो 70 की बजाय 170 रुपये का हो जाए अगर, तो आप सोचेंगे यार क्या मतलब, क्या हर चीज़ बाइक पे ही करनी है, कुछ पैदल भी चलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि लोग फिर थोड़ा मजीद केयरफुल हो जाते हैं जब चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब चीज़ महंगी होती है तो लोग उसके अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जैसे पेट्रोल महंगा होगा तो लोग साइकिल परचेज करना शुरू कर देंगे, जब पेप्सी महंगी होगी तो लोग कोक पीना शुरू कर देंगे। कुछ बहुत थोड़े से लोग होंगे अभी भी जो कि फिर भी जो है ना वो पेप्सी को फॉलो करेंगे। बहरहाल द थिंग इज कि जैसे जैसे महंगाई होती है, जैसे जैसे प्राइसेस ऑफ करंट ईयर इंक्रीज होती चली जाती हैं, हम बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को जो है ना वो जेन में नहीं रखते। हम लोगों को जो डिमांड में इंक्रीज है उसको जेन में लाना होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला फेल है। वो फिर सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। फिर वहां पे पाशी भाई बैठे हुए थे। पाशी ने कहा कि आप ऐसे करें कि चलें प्राइसेस ऑफ करंट ईयर ना बेस ईयर ना लें, आप ऐसे करें कि आप फार्मूला वही रखें, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, इसको मल्टीप्लाई करें क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर के साथ, क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर के साथ, और इनका सम लें और इसको मल्टीप्लाई भी 100 करें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो था, ये वाला जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में हम लोग बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को लेते नहीं है, हम उन क्वांटिटीज़ को ले रहे हैं जिन क्वांटिटीज़ के ऊपर जो है ना वो अब करंट ईयर में आप कंजम्पशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ज़िंदगी में चेंज भी आता है। देखें, आप लोग जो है ना वो पहले 100 किलो जो है वो आटा परचेज करते थे, लेकिन 2020 में एक सानहा हुआ कि जो मेल हजरात हैं इनमें से किसी एक बंदे की शादी हो गई, ठीक है, तो अब वो 100 की बजाय 105 किलो आटा कंज्यूम करता है, क्योंकि आजकल लड़कियां कम खाती हैं, तो आटा तो खैर इतना महंगा नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुआ। 20 किलो पहले आप चावल खाते थे, अब आप चावल 30 किलो इस साल आपने कंज्यूम किए हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो जो बेचारी आई है वो 10 किलो चावल खा गई है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी शादी पे भी लोगों को चावल खिलाए हैं, तो वो भी तो आपकी कंजम्पशन है। ठीक है जी। बहरहाल पेट्रोल जो है वो आपका बढ़ गया। पहले 72 लीटर आपका साल का लगता था, अब आपका 250 लीटर साल का लगना शुरू हो गया। अब आप घूमने फिरने भी जाते हैं बाइक पे या गाड़ी पे। ठीक है। गोल्ड जो है वो आप पहले यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आपको तकरीबन 7 तोले जो है ना वो सोना जो है ना वो डालना पड़ा। तो अब देखें, जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपकी क्वांटिटी में चेंज आता है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, राइट। और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये कहता है कि जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है उसकी क्वांटिटी कंज्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो उस चीज़ का इफेक्ट आ गया जो कि लेस्पेयर में नहीं था। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लेस्पेयर जो है क्या वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, हम कहेंगे नहीं। अगर वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि प्राइसेस के बढ़ने के बावजूद लोगों ने क्वांटिटी कंज्यूम्ड कम नहीं की है। और इसका यह भी मतलब हुआ कि ये एक गलत रिप्रेजेंटेशन है जो कि वो शरारती लड़का कह भी रहा है कि ऐसे है, राइट। अच्छा, अब जब वो ये कह रहा है कि ऐसे है तो इसका मतलब ये है कि जो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। इन्फ्लेशन को इसलिए ओवरस्टेट करता है लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स क्योंकि ये इन्फ्लेशन बढ़ने से, इन्फ्लेशन होने से जो क्वांटिटी में कमी लोग करते हैं उसको कहते हैं नहीं करते। वो कहता है कि लोग फिर भी उतना ही परचेज करते चले जाते हैं जितना वो पहले परचेज करते थे, हालांकि ऐसे नहीं होता। एक्चुअली आपकी इन्फ्लेशन कम हुई होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि लोग तो अपनी कंजम्पशन कम नहीं कर रहे। लेस्पेयर वाले भाई जो कि उसके ऊपर एतराज भी था, तो लेस्पेयर जो है वो इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। अच्छा, जब हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर लिया तो जनाब उसके ऊपर ये आर्गुमेंट लगा कि ये तो इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट कर देता है। वही लड़का फिर खड़ा हुआ, उसने कहा जी ठीक है, आपने पाशी का फार्मूला तो लिया है, पाशी जो है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, इसका फार्मूला ठीक होगा, लेकिन इसमें भी एक गलती है। पाशी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, तमाम लोगों ने उसकी तरफ इतने गुस्से से देखा कि बस उसको कत्ल कर देंगे। तो जनाब पाशी का फार्मूला जो है ना वो उन्होंने कहा कि अब अगर तुमने कोई बकवास की तो तुम्हें हम यहाँ से जूते मार के बाहर निकाल देंगे। फिर वहाँ पे सब ने सर जोड़ा और उन्होंने कहा जी अच्छा चलो जी फिशर का फार्मूला बना देते हैं। और फिशर का फार्मूला ये कहता है कि लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें पाशी प्राइस इंडेक्स के साथ और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें तो यू विल गेट फिशर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, जो फिशर प्राइस इंडेक्स है उसका जो फार्मूला है वो
आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये लेस्पियर और पाशी के दरमियान में आता है हमेशा. फॉर एग्जांपल यू गेट लेस्पियर 100, यू गेट पाशी 71 एंड यू विल गेट फिशर बिटवीन 71 एंड 100 85%. राइट. तो इस तरीके से ये आपका जो है ना वो लेस्पियर और पाशी का फार्मूला और फिशर का फार्मूला आप लोगों के सामने है. तो प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वो कहता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. राइट. और सिंपल प्राइस इंडेक्स फॉर मोर देन 1 ईयर्स के केस में हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि फिक्स बेस मेथड है, क्योंकि फिक्स बेस मेथड में फॉर्मूला तो वही है लेकिन हम लोग उसी एक बेस को तमाम सालों के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर सिंपल प्राइस इंडेक्स में जो ज़्यादा अच्छा तरीका है वो है जी चेन बेस मेथड. और चेन बेस मेथड में वो कहता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ करंट -1 मल्टीप्लाई बाय 100. दिस विल बी योर इंडेक्स नंबर फॉर ए पर्टिकुलर ईयर. सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर ये कहता है कि बजाय इसके कि आप एक कमोडिटी की प्राइसेस से ही अपना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लें, आपको चाहिए कि आप तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस को देखें. तो डैट इज फॉर्मूला इज सेम, प्राइसेस ऑफ करंट डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय 100. लेकिन ये तमाम जो प्राइसेस हैं उन सब का सम करके आप इंडेक्स निकालें. राइट. देन वी मूव टूवर्ड्स द वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर. ये वेटेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग एक वेट असाइन कर देते हैं. जो क्वांटिटीज होती है ना, प्राइसेस के केस में क्वांटिटीज वेट होती हैं और हम लोग इसको असाइन कर देते हैं. इसके लेस्पियर पाशी और फिशर के फार्मूले हैं जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े हैं, यहाँ पे दोबारा लिखने से टाइम ज़ाया होगा. राइट. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स. कंजम्पशन इंडेक्स नंबर, जिसे हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कहते हैं. अब ये जो कंजम्पशन ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप प्राइस का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं. दुनिया में जितने भी इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो ऐसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. तो जनाब जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा इसका फॉर्मूला होगा क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. सिमिलरली अगर आप चेन बेस प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला निकालें तो वो होता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ करंट -1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. और क्वांटिटीज ऑफ चेन बेस क्वांटिटी इंडेक्स होगा क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट -1 मल्टीप्लाई बाय 100. तो जहां जहां पे आप पी लिख रहे हैं वहां पे आपने क्यू लिख रहे हैं. सिंपल एग्रीगेटेड का मतलब ये है कि आप तमाम प्राइसेस को सम कर रहे हैं. तो समीशन पी सी डिवाइड बाय समीशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100. और अगर आप सिंपल एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करें तो क्यू सी ओवर क्यू नॉट बिल्कुल उसी तरीके से आएगा, साइड पे समीशन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100. तो जहां जहां पे पी है वहां वहां पे हम क्यू डाल देंगे. दिस इज द फॉर्मूला. राइट. अच्छा, एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर की बात करें तो हम लोगों ने कहा था कि वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स के अंदर क्वांटिटी होती है वेट. तो सिमिलरली अगर वेटेड एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स होगा तो उसमें प्राइस वेट होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम लेस्पियर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स में हम लोग कहते हैं प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर. इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर के साथ और इसका करते हैं सम और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ. तो लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा जी? लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स बिल्कुल उसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर और फिर उसके बाद इसको सम करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली सेम. राइट. सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि कंजम्पशन और क्वांटिटी में जो है वो एक दूसरे को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे. कंजम्पशन में क्वांटिटी की जगह प्राइसेस आ जाएंगी, प्राइसेस की जगह क्वांटिटी आ जाएगी. राइट. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ये आपका लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना उसी को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं. राइट. तो CPI मीन्स लेस्पियर प्राइस इंडेक्स और लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दिस स्टेट्स कि जनाब किसी एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ द आइटम्स की जो है वो जो प्राइस है वो कितनी होगी और उसमें कितना चेंज आ रहा है. तो जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है इसको नॉर्मली हम लोग एक अप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स के तौर पे मान लेते हैं, जिसमें कि हम लोग बजाय इसके कि हर क्वांटिटी को डालते जाएं, किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं. तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. या इसको अगर आपको वो कहेगा जी हम लोग वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं तो आपको पता है कि वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स जो है ना वो 3 होते हैं, लेस्पियर, पाशी और फिशर. तो अगर सिर्फ इतना लिखा होगा दिस इज वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स तो आप अज्यूम करेंगे कि ये लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर. राइट. और परचेजिंग पावर की बात जो होती है वही होती है कि परचेजिंग पावर देखें किसी भी नोट की, किसी एक कागज़ के टुकड़े की क्या वैल्यू है कि जिसको लेके कोई भी बंदा आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ जो 1000 रुपये की वो दे रहा होता है वो
आपको दे देता है। तो इस नोट के अंदर कुछ वैल्यू है, इसे हम उसकी परचेजिंग पावर कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि किसी भी नोट की या किसी भी करेंसी की जो वैल्यू होती है, जिसकी वजह से वो कोई चीज़ परचेज करता है, वो उसकी परचेजिंग पावर कहलाती है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन में इंक्रीज आता चला जाता है, मनी की परचेजिंग पावर में कमी आती चली जाती है। तो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है, बताइए जी कि इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर में क्या रिलेशनशिप है। तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर में इनवर्स रिलेशनशिप है, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है किसी भी करेंसी की, राइट। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो हम लोग परचेजिंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1/CPI। तो जो प्राइस इंडेक्स होता है, अगर हम इसका इन्वर्स ले लें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जब हम इसका निकालते हैं तो हमारे पास परचेजिंग पावर आ जाती है किसी मुल्क के अंदर इस वक्त करेंसी की क्या परचेजिंग पावर चल रही। फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि किसी मुल्क के अंदर जो प्राइस इंडेक्स है 125 है, 125%, यानी कि इसे 1.25 भी कह सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.25 जी 0.8। तो इसका मतलब ये है कि जो मनी की परचेजिंग पावर है वो 80% रह गई है, कम हो गई है। ठीक है जी। तो CPI मीन्स लेस देन प्राइस इंडेक्स, और परचेजिंग पावर इज द पावर ऑफ मनी दैट इट कैन बाय थिंग्स, इट कैन फेच थिंग्स फ्रॉम ए मार्केट। और उस पावर की जो वैल्यूएशन होती है वो ये होती है कि आप उसको परसेंटेज में शो करते हैं। तो परचेजिंग पावर इज 0.8। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इज 1/CPI। इस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। देखिए, रियल और नॉमिनल वेजेस का कॉन्सेप्ट। किसी भी मुल्क के अंदर नॉमिनल वेजेस वो वेजेस होती हैं जो आपको नोट्स में मिल रही होती है। ये नोट्स का क्या मतलब है कि आपको कितनी करेंसी यूनिट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गेटिंग 15,000, इट मीन्स कि यू आर गेटिंग 15 नोट्स ऑफ 1,000। ठीक है, या मतलब किसी भी और डिनोमिनेशन में आपको मिल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं 5-5 हज़ार के 3 नोट मिल रहे हैं सर। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जितने नोट आपको मिल रहे हैं, वो जो नोट हैं वो उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज योर नॉमिनल वेज। नॉमिनल वेज इज द वेज दैट इन करेंसी यूनिट टर्म्स यू आर गेटिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, एन एम्प्लॉय इज गेटिंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। तो नॉमिनल वेज वो वेज होती है जो कि आपको मिल रही होती है नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर। हाउएवर जो रियल वेज होती है वो ये होती है कि ये जो 15,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, इसकी पावर कितनी है। तो कहने का मतलब यह है कि परचेजिंग पावर ऑफ नॉमिनल वेज इज कॉल्ड रियल वेज। कि जनाब आपको 15,000 रुपये तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप 15,000 रुपये से जो चीज़ें परचेज कर सकते हैं वो कितनी है, उसकी वैल्यू समझना ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एक अच्छी जॉब नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप बात करें 2001-2 की, यहाँ चलो इससे पीछे चले हैं 1990s में, इफ़ यू आर गेटिंग 15,000 एज अ सैलरी, तो इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त के बहुत अमीर आदमी, राइट। तो अगर आप अपने दादा के पास जाएं और उसे जाके बताएं मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, वो दादा वो ये कहेगा कि भाई देखो अब तो 15,000 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो गई है। तो नॉमिनल वेज आज के 15,000 और 1990 के 15,000 दोनों की सेम है। हम लोग 1990 की बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं। 1990 में नॉमिनल वेज थी 15,000 और 2020 में भी नॉमिनल वेज थी 15,000। तो दिस इज वेरी 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 गुड एंड दिस इज नथिंग, राइट। क्यों? क्योंकि देखें फेस वैल्यू तो सेम थी। नोट तो आपको तभी भी 1,000 रुपये वाले 15 ही मिल रहे थे, अब भी आपको 1,000 रुपये वाले 15 नोट मिल रहे हैं। और अगर हम इसकी परचेजिंग पावर की बात करें कि इस वेज की जो परचेजिंग पावर थी 1990 में, वो थी बहुत ज़्यादा। अब 2020 में 15,000 रुपये से कुछ भी नहीं आता। 2020 में आप 15,000 रुपये से सिर्फ एक बंदा अपनी एक जॉब स्टार्ट कर सकता है कि जी चले जी मैं जॉब शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो चले मैं यहाँ से जो है ना वो जॉब स्टार्ट करता हूँ 15,000 रुपये से, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मेरा इंक्रीमेंट लगता चला जाएगा। सो द थिंग इज़, द कॉन्सेप्ट इज़ कि जो परचेजिंग पावर होती है आपकी नॉमिनल वेज की, उसे हम रियल वेज कहते हैं, राइट।